नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मैथ पेडागोजी से जो है संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, सिलेबस आधारित पेपर है, सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलनी है। जो क्वेश्चंस आपको मैथ के मिले, पेडागोजी के मिले, जिन क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं बता पा रहे उसको नोट्स के रूप में आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही चीजें करके नोट्स बना करके डेली रिवीजन करके हम जो है 120 प्लस का जो है टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है नए नए जो है टॉपिक्स पर नए नए डेली पेडागोजी से रिलेटेड जो है पेपर्स जो है देते रहें। शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें यह भी बताइएगा कि आपका सीटेट में कौन सा पोर्शन सबसे कमजोर है, जिस पर आप सबसे ज्यादा वीडियोस चाहते हैं, टॉपिक चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा। आप लोग जो भी जितने भी बच्चे जो है कमेंट करते हैं, मैं आप लोग सभी जानते होंगे कि सर जो है सभी का रिप्लाई करते हैं। और इनफैक्ट जो है मैं आपको सबका रिप्लाई तो करता ही करता हूँ। इनफैक्ट आपसे जो भी आप डिमांड करते हैं जिस वीडियो के संबंध में, वो मैं आपको अपलोड करके जरूर से जरूर देता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से समय वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, मासापा और लासा वाले क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जिन बच्चों को, और यही वाले बेसिक आएंगे, ठीक है, भिन्न वाले, तो 3/12 3/2 दिया हुआ है, 15/17, ठीक है, और 12/17 का कह रहा है एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है। जब एचसीएफ निकालना हो तो जो ऊपर की संख्या दी हुई है उसका जो है हम एचसीएफ लेंगे और नीचे की जो संख्या दी है उसका हम एलसीएम लेंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपर की संख्या का एचसीएफ होगा और नीचे की संख्या का एचसीएफ हो एलसीएम होगा जब एचसीएफ निकालोगा। और अगर आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर की संख्या को एलसीएम में कन्वर्ट कर देंगे और बटे नीचे एचसीएफ हो जाएगा। यहां तक बात समझ गए? तो आइए देखते हैं। 3/2, ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो बेसिक चीजें समझ जाएं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो इनको नोट कर लोगे तो आपके ऐसा है कि अगर मैथ में बहुत बुरी हालत है आपकी, कमजोर भी होगे, तो भी 15 क्वेश्चंस में से आप, मेरी गारंटी है कि आप जो है करीब करीब 7-8 क्वेश्चंस आप ऐसे कर पाएंगे। अब पेडागोजी तो आपको कंप्लीट आनी ही चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि अगर जिसने कंप्लीट पेडागोजी तैयार कर ली, मेरे पेपर्स लगाए, मेरे थ्योरेटिकल चीजें जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं वो सब करें, तो आपके 100% 15 में से पेडागोजी में से 12-13 क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहले ही वाली संख्या का हमने कहा था एचसीएफ निकालना है, तो 3 का 3 ही होगा, 15 का 3, 15 को फैक्शन तोड़ देंगे तो 5 3 15 हो गया, है ना, और 12 को 4 3 12 हो गया। तो हमने देखा है कि एचसीएफ में केवल कॉमन जो है संख्या लेते हैं जो उन तीनों में होनी चाहिए। तो 3 तो तीनों में आ रहा है, बाकी इसमें ना 5 आ रहा है, इसमें कुछ, तो यहाँ पे हो गया इसका जो 3 संख्या का एचसीएफ होगा वो 3 होगा। यहां तक समझ गए? एचसीएफ क्या होता है? 17, यहाँ पे एक कॉमन संख्या हो गया, यहाँ पे तो 17 दूनी 34 हो गया। बात समझ गए? तो 3/34 इसका आंसर होगा। ठीक, जिन लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं आता वो प्लीज जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना एक बार सीख ले। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो है अलग से इसका एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक चॉकलेट है जो 143 चॉकलेट्स को 7 भाग 4 में जो है हमें बांटना है, और सबसे छोटा भाग जो है कितना होगा? तो 143 जो है चॉकलेट्स को अगर हम बांटे तो 7 4 कितना होता है? 11। 11x इज इक्वल टू 143, ये लिख देंगे इसको। x इज इक्वल टू 11 1 11, 11 3 33, और यहाँ पे कह रहा है छोटा भाग जो है, सबसे छोटा भाग है वो 4 है, तो 13 × 4 कितना हो जाता है? 4 13 चौको 52। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक जो है महीने का जो बचत और व्यय का अनुपात है 3:8। मतलब वो खर्च कर रहा है 3 रुपया और व्यय कर रहा है, बचत कर रहा है 3 रुपए और खर्च कर रहा है 8 रुपए। इस तरीके से अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 8 3 हो जाता है उसका 11 रुपए उसकी जो है आय है, मतलब सैलरी उस व्यक्ति की आय 11 रुपए है।
अब कह रहा है कि जिस महीने में परिवार की आय जो है 38,500 रुपए हो तो उस महीने की बचत का बात कर रहा है। मैंने यहाँ पे बताया कि 11 रुपए आए हैं तो दोनों को 11x लिख देंगे कि नहीं, और यहाँ पे हम इससे तुलना कर देंगे तो 38,500 से तुलना कर देंगे। x को होगा 11 तिहाई 33 और 11 पचे 55, इस तरीके से ये हो गया जो है 3500। अब यहाँ पे बोल रहा है बचत की बात कर रहा है और यहाँ पे बचत है 3x, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिहाई 15 और 3 तिरिका 9, 1 10, तो 10,000 जो है 500 रुपए इसकी जो है बचत होगी। 38,500 में से 10,500 रुपए इसकी बचत होगी, बाकी सब जो है खर्च होगा। यहाँ पे समझ गए। अगर आपसे व्यय का अनुपात पूछता तो आप जो है 8 से मल्टीप्लाई कर लेते। बात यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा का जो है मुख्य जो है ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। तो गणित में जो गणित जो पढ़ाने का क्या मूल उद्देश्य होता है भाई, तो ज्यामिति के प्रमेयों या प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, बच्चों में जो है ज्योमेट्री का जो है विकास करना होता है कि बच्चे ज्योमेट्री के बारे में जाने, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ये होता है। उपयोगी जो है क्षमताओं को विकास करना जो आगे आने वाले समय में उसके काम आए, या फिर बच्चों में गणितीय जो प्रतिभाएं होती हैं उसको डेवलप करना होता है। तो आंसर जो यहाँ पर डी है वो सबसे ज्यादा तर्कसंगत है। जिन लोगों ने डी समझा है वो सभी सही है, जिन लोगों ने डी के अलावा और कोई भी लॉक किया है वो सभी गलत है। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंट भाषा में, लेकिन मूल उद्देश्य यही होगा। बच्चों के अंदर गणितीय जो प्रतिभाएं होती हैं, गणितीय प्रतिभाएं क्या होती है, जैसे वो गणित को लेकर के कैलकुलेशन करने लगे मूर्त और अमूर्त रूप में। जैसे गणितीय प्रतिभाएं यही हो सकता है कि जोड़ घटाना आना चाहिए, है ना, यही तो मेन मकसद होता है। आप मार्केट में हो, वो बोल रहा है कि 5 किलो जो है आपने गेहूं, आप 5 किलो जो है आपने आलू लिया, 5 किलो टमाटर लिया, 3 किलो ये लिया, 3 किलो वो लिया, तो आपका टोटल प्राइस ये होगा। तो गणितीय प्रतिभाओं का प्रदर्शन वहीं पे दिखाना होगा आपको। इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक टीचर ने एक शीट वितरित की जिस पर जो है समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं टीचर के द्वारा प्रयोग की जा रही है वो क्या है, तो आगमन और निगमन विधि हो नहीं सकती, क्योंकि आगमन विधि में बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर जो है क्या बोलते हैं, उदाहरण दिया जाता है, फिर उसके बाद नियम बताए जाते हैं। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं। व्याख्यान में क्या होता है, चीजों की व्याख्या की जाती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह कौन से। तो वैन हेले, देखिए जैसे सीडीपी में पियाजे, बाइगोस्की, स्किनर, ये सारे जो है सिद्धांत पूछे जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पूछे जाते हैं, उसी तरीके से गणित में कुछ मनोवैज्ञानिक है जिनके सिद्धांत पूछे जाते हैं। वैन हेले के सिद्धांत उनमें से एक है। वैन हेले जिन्होंने जो है ज्यामितीय चिंतन का जो है अवधारणा प्रस्तुत की कि बच्चों को जो है ज्योमेट्री के बारे में कितने अच्छे, उन्होंने माना कि बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए क्या आसान तरीका अपनाना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर ज्यामितीय जो है चिंतन जो है या फिर बच्चों को ज्योमेट्री समझने में उनकी क्षमता का विकास हो। तो उन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई हैं, ये तकरीबन जो है 5 अवस्थाएं, 5 प्रकार की अवस्थाओं का डिफाइन किया है। वैन हेले से रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हाल ही में जल्द ही जो है, कई बच्चे क्या होता है पीछे नहीं जाना चाहते, आगे ही देखते हैं। तो हो सकता है कि मैं आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि मेरा एक टारगेट अचीव है कि ये क्वेश्चंस पहले मैं कराऊंगा फिर उसके बाद मैं ये वाले वीडियोस अपलोड कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्री वीडियोस है तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको आगे जो है आपको वैन हेले कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर है तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे जो आंसर है गणित में उपलब्धि कम होने का कारण है व्यक्ति की जो स्वाभाविक क्षमता होती है वो। देखिए स्वाभाविक क्षमता का मतलब होता है कि वो गणित के बारे में क्या सोच रहा है, गणित के प्रति जो है बच्चे का जो रवैया है या उसके प्रति धारणा क्या है, यही जो है व्यक्ति को, कई बार हम लोग मान लेते हैं ना कि यार ये टॉपिक मुझसे नहीं होगा,
तो ये रवैया इसी क्षमता को बताता है। अगर आपने पहले से ही मान लिया कि मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि आपसे वो कार्य नहीं होगा अब, है ना। तो अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, आपको अंदर मतलब ये इस तरीके की धारणा नहीं डेवलप करनी होती है। इस ऐसे बच्चों के लिए गणित में उपलब्धि हासिल कराने के लिए एक खास विकसित जो है सिलेबस होना चाहिए। बच्चों को एक्टिविटी कराना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों में सोचने, तर्क करने की जो है, समस्याओं को हल करने की जो है, और जो है इस तरीके की क्षमता का विकास हो। इन सब के बजाय रटने पर जोर नहीं देना है हमको। कई बार होता है ना कि कई बार जैसे मैं जो है सरस्वती विद्या मंदिर वाले टाइप के स्कूल में पढ़ा हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि मेरे समय में जो टीचर मेरा पढ़ाता था, मैं आज भी उसको याद करता हूँ कि भाई बंदा वो रटाने पे पूरा फोकस करता था, पूरा फोकस उसका रटाने पे था। वो आता था क्लास में, हे यू उठो, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे सॉल्व करवाता था। मतलब वो उसके चक्कर में जो है पूरी किताब रटनी पड़ती थी, ऐसा हाल हो जाता था। तो इससे क्या होता है, मैथ की जो क्षमता होती है बच्चों में, समझते नहीं है चीजों को, किसी तरीके से वो रट डालते हैं कि ताकि डंडा ना पड़े, मार ना पड़े। बात यहां पे समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 18, 24 और 36 का मासा निकालना है, वही एचसीएफ निकालना है। तो 18 को पहले फ्रैक्शन में पहले तोड़ लेंगे। तो 6 18, 3 दुनाई 6 और 6 घर 6 18, ऐसे तोड़ लिया। 24 को हमने, तो 12 दुनाई 24, 4 तिहाई 12। देखो इसको 3 3 चौको 12 और 12 दुनाई 24, तोड़ लिया, ठीक है। 36 को, इसको भी तोड़ लेंगे, ठीक है। मैंने ज्यादा तोड़ दिया, 12 12 में बाती 36, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, एक बार और 3 लिख लेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए कॉमन वैल्यू देखेंगे केवल कि किसमें कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3 इंटू 6, तो आंसर हो गया 8वें का 6, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि स्क्रीन बहुत छोटी है, फ़ोन में मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो स्क्रीन छोटी होने की वजह से जो है चीज़ें लिखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं चाह करके भी उस तरीके से नहीं लिख पाता हूँ जो मैं चाहता हूँ लिखना आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों की चीज़ें जो है प्रोवाइड करता हूँ, और इस चीज़ को आप जो है बस एक लाइक करिए। और मुझे आप लोगों के जो है कमेंट से बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों ने जो है मेरे वीडियोस को जो है अप्रिशिएट किया, और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस अपलोड करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माहिम जो है एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं। माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या होगा। अब 175 में से 126 अंकों की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो 126 अंक प्राप्त किए हैं 175 में। घर में आप लोग परसेंटेज निकालते थे अपने हाई स्कूल और इंटर वाले, तो ये उसी का ही परिणाम है। अगर आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये निकलेगा 72%। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा मेरे ख्याल से। मूवमेंट शब्द का के अक्षरों में कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मूवमेंट हो गया, किसी भी अन्य शब्द का जो है इस तरीके से लिख करके पूछेगा कि इसको कितने तरीके से हम क्रमबद्ध रूप में जो है रख सकते हैं। तो पहली बात तो इन संख्या को जो है काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या है 6, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन लेटर है उनको काउंट कर लेंगे, तो टोटल लेटर है कॉमन 2। अब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे 1 लिख लेंगे, नीचे से नीचे को काट देंगे 2 1 2 1 को। इस तरीके से अगर हम 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 360 इसका सही आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना। तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंकों में 105 को अंक में
लिखने के लिए कहा गया था तो वो बच्चा लिख देता है इस तरीके से, 105 लिख देता है। तो ये किस ओर अंकित करता है? तो बच्चे को जो स्थानिक जो अवधारणा की समझ उसको नहीं है, मतलब स्थानिक अवधारणा की समझ नहीं है उसको, ठीक है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बारे में उसको अभी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है। तो पहले सबसे पहले इस तरीके के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे बच्चों को। पहले जो है एक संख्या लिखाएंगे तो उसको बताएंगे इसे जो है यूनिट नंबर कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। इसके बगल में एक और संख्या होगा तो ये हो गया यूनिट, और फिर इसके बगल में हो गया तो इसे कहेंगे दहाई। 2 अंक को हम संख्या को दहाई कहते हैं, है ना, इस तरीके से। और फिर इसके आगे जो है लगा देंगे तो इसको कहेंगे सैकड़ा, तो इसे कहेंगे 100। इस तरीके इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से हम उसको कॉन्सेप्ट जो है समझाने का प्रयास करेंगे। स्थानिक मान की अवधारणाओं को समझने और सहायता की आवश्यकता है उसे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहलू अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो अगर आप बच्चे को शुरुआती दौर पे अगर मैथ पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? बच्चों को जो है उनके जो है जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब बच्चों के गणित को जो है बच्चों के जीवन से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो बहुत आसान है। जैसे एक जो है कि बनाना को, फल को, फ्रूट्स को एक हाफ हिस्से में काट देना, है ना, तो ये कितना है बेटा? ये 1 बनाना है। हम लोग हाफ हाफ करके खाएंगे ना, एक आप खाओगे आधा, आधा पीस आप खाओगे और आधा पीस मम्मी खाएगी, ऐसे जो है, या भाई खाएगा। तो इससे बच्चे के जो है एक तो ये भिन्न की अवधारणा समझ में आ रही है। दूसरा, जोड़ घटाना सिखाएंगे कि 1 जो है एप्पल आपके पास है, 1 एप्पल जो है आपके भाई के पास है या बहन के पास है। अब तो फिर आप बहन ने जो है आपको 1 एप्पल दे दिया तो बेटा कितने हो गए? तो ये 2 एप्पल्स हो गए। ऐसे काउंट करो 1 2, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम सही देखें आंसर, प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना, ये विशेषता नहीं मानी जाएगी, ये तो बिल्कुल होगी। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, अक्सर जो है एज अ टीचिंग स्किल्स में ये कहा जाता है, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हो बच्चों के संदर्भ में तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए कई जो है विभिन्न जो है शिक्षण अधिगम शैलियों का प्रयोग करना चाहिए। इक्का दुक्का जो है चीज़ों को कॉन्सेप्ट से बता के कि भैया बेटे को, जैसे आप मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इन ऑन अंडर वाला कॉन्सेप्ट हो, मान लीजिए, है ना, वो प्रीपोजिशन होता है कि, तो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो कि ऑन द टेबल, इन द टेबल, अंडर द टेबल, बिसाइड द टेबल, इस तरीके की चीज़ें, तो उसको एक्टिविटी से सिखाओ। मैथ में भी इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होना चाहिए। नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन। अब यहाँ कठोर शब्द लिखा तो इसे तुरंत काट देंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत सामान्य सा पेपर आता है, अगर आप अपने दिमाग में बैठाए रखें कि टैगवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ जो है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये बहुत ही आसान रूप में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने व तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनना है जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो यहां उसे पढ़ाने की विधि के रूप में क्या होता था, यह अंकित जो है प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो यहाँ पे कोई भी शिक्षण अधिगम, जो भी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें रटाना, सूत्र याद कराना, परिभाषाएं याद कराना, ये उसका मूल हिस्सा नहीं होता। अगर आप बच्चे के अंदर सोचने और तर्क करने का जो है आप करना चाहते हैं तो बच्चे को स्वयं से जो है समस्याओं को, मतलब गणितीय समस्याओं को हल करने का मौका देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाएगा। आंसर यहाँ पे बी जो है वो यहाँ पे सबसे गलत जो है तरीका है। किसी वर्ग की भुजा, ये क्वेश्चन आप फिर से नोट कर लेना। किसी वर्ग की भुजा, मैं आपसे एक बार और कह रहा हूँ कि मैं जो बातें कह रहा हूँ कि इसे नोट कर लेना, तो उसको नोट कर लेना। ऐसे क्या होगा, पेपर लगाते 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 आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे तैयार, जिनका आप रिवीजन कर लोगे ना, तो पेपर में बैठोगे तो हो सकता है, गारंटी में बता, हो सकता है क्या होगा यार, 3 5 6 7 8 क्वेश्चन फंस जाएंगे, है ना। पर आपको डेली पेपर लगाने होंगे तभी ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन पेपर लगाए उसके बाद छुट्टी, है ना, फिर आप नहीं लगा रहे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती है, ये हमको पता है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, ये भी हमें पता है, यहाँ तक तो पता है ना। अब वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो कह रहा है कि 100 जो है मान लीजिए भुजा थी,
तो 10% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब है 110 हो गया। या फिर 10 जो है भुजा की लंबाई थी और उसमें 10% की वृद्धि हुई तो वो 111 हो गया। बात यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में, तो भाई यहाँ पे पहले ये लंबाई थी, अब ये लंबाई हो गई, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 100, और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 100, 11 इंटू 100 कितना होता है, 22 होता है ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 21 गुना जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बता रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पे 21% जो है वृद्धि आपको आंसर लगाना है, ठीक है। वैसे ही अगर 20% होता, मान लीजिए यहाँ पे 10% की जगह 20% होता, तो यहाँ पे 100 होता, और 20% की वृद्धि बता रहा तो 120 होता। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एक एक काट देते हैं इसको आसान तरीके से हल करने के लिए, तो 12 का स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे 100 हो जाता, और 12 का होता है मतलब 144, तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि 44% की वृद्धि हो जाती। 20% के हिसाब से ये हो जाता, और 10% के हिसाब से 21% हो जाता, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 था। अगर 30% लड़के और 40% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर है, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें जिसमें उन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, अनुपात को हम बदल देते हैं। तो कह रहा हूं कि इस तरीके से हम कह देते हैं कि यहाँ पे अनुपात जो है 300 और 200 का है। मान लो लड़के और लड़कियों का अनुपात 3 की जगह 300 200 कर दिया ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। तो इस तरीके से हम टोटल अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो 500 हो गए टोटल स्टूडेंट्स। बात ठीक है। अब हमने कहा कि 30% लड़के हैं, तो इसमें से हमने बॉयज़ में 30% लड़के निकाल लिए, तो यहाँ पे 30% तो 7 तेरी का 21, 210% जो है 210 लड़के इस समय जो है स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 30% लड़के जो स्कॉलरशिप होल्डर है, तो 70% लड़के स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, और यहाँ पे हमें स्कॉलरशिप होल्डर के ही तो ज्ञात करना है जो नहीं है, तो हमने 70% के हिसाब से निकाल लिया। 40% लड़कियां जो स्कॉलरशिप होल्डर है, मतलब 60% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, तो 6 दूनी 12, 120 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इस दोनों को जोड़े तो 0, 3 और 3, 330 हो गया। अगर हम इन दोनों का ये देखें तो हमें कितना मिला, तो यहाँ पे लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है, यहाँ पे लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो 330 330 330 बटे 500 गुणे 100, 66%। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 9 के भाव से खरीदे, भाई कुछ संतरे 9 के भाव से खरीदे, ठीक है, और कुछ जो है 11 के भाव 11 रुपए के भाव से 6 पे बेच दिया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस निकलेगी 17 × 6 को हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऐसे लिख देंगे, या फिर कॉस्ट प्राइस ऐसे लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस लिख दीजिए। तो जो पहली वाली कॉस्ट प्राइस रहेगी उसको ऐसे कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 17 × 6 कितना हो गया, 17 × 6 हो गया 102, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 11 × 9 को कितना करेंगे, तो 11 × 9 हो गया 99 हो गया। तो इस तरीके से 102 और 199 से कॉस्ट प्राइस जो है 102 निकल गई, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है 99 हो गया। यहाँ तक बात समझ गए। अगर इन दोनों के बीच को देखें तो खरीदा उसने 102 में, बेचा 99 में, इस तरीके से उसे हम कह सकते हैं कि 3 रुपए की हानि हुई खरीदने और बेचने में, ठीक है। अब 3 रुपए की हानि बटे कॉस्ट प्राइस, तो 3 बटे, चीज़ें देखिए स्क्रीन छोटी है इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा, 3/102 गुणे 100, यही तो लिखा है भाई। कॉस्ट जो हानि है बटे जो है आप जो है कॉस्ट प्राइस देखेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो गया। अगर हम इसको सब कटपिट करेंगे अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे जो निकलेगा आंसर है वो है लॉस का। आंसर हो गया ऑप्शन ए, 2 सही 16/17, 2 सही 16/17 जो है परसेंट लॉस होगा। ठीक है, नोट कर लेना, एक बार नोट कर लो कॉपी में जैसे मैंने लिखा है, अब फिर उसको एक बार दिमाग में याद समझने की कोशिश करो, आप चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? तो देखिए, एक किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं कह सकते, एक रेखा, वो रेखा कितनी बड़ी है कुछ नहीं कह सकते, एक समतल, एक रेखा खंड। तो रेखा खंड मतलब होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की रेखा को एक खंड कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, दो निश्चित बिंदुओं की दूरी को हम एक रेखा खंड के रूप में कहते हैं। तो 18 का आंसर हो गया डी, और ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक के साथ इसे सॉल्व करेंगे। ए और बी और सी का अनुपात पूछा गया है, आपसे कितना भी बड़ा अनुपात पूछे, ए बी सी डी का अनुपात पूछे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, सीटेट में अब क्या है कि ए और बी को हम 4:7 लिख लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ ए बी और सी लिख लेंगे। ए और बी को हमने लिखा 4:7, बी और सी को हमने लिखा 5:11, यही तो है। और आपसे पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर की बात कर रहे हैं, सिर्फ केवल ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में जो भी संख्या खाली है, जो भी खाली है सी में, यहाँ पे देखिए सी का पोर्शन खाली है, तो उसके जो बगल वाली जो संख्या है उसको नोट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 7। इसी तरीके से ये वाले में खाली है तो यहाँ पे बगल वाली संख्या लिख देंगे 5। अगर मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे भी लिखनी होती तो बगल वाली संख्या खाली है, उसके बगल वाले आंसर लिखना होता है, तो हम यहाँ पे भी हम 5 लिख देते। पर इसकी हम बात यहाँ पे अभी नहीं कर रहे, एक बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, क्रॉस नहीं मल्टीप्लीकेशन, तो 4×5 = 20, ठीक है, 7×5 = 35 और 11×7 तो 20:35:77 आंसर हो गया ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, किस चीज पर बल देती है? तो देखिए, ये जो है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, इस पर बल देती है, या फिर गणित में मैथ में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ठीक है, शिक्षार्थियों में तार्किक गणित योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो पहले परीक्षा लोगे तब जो है गणितीय योग्यता दिलाओगे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्य चर्चा अलग होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शंस को जरूर पढ़ें, मैं तो पेपर ज्यादा लंबा ना खींचे जाए, वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचा, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको आंसर दे देता हूं, लेकिन आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चंस के ऑप्शन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी छुपी होती हैं जो आपके जो है सीटेट के संबंध में बहुत काम की होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो हमारा मैथ पेडागोजी का जो है कंप्लीट वीडियो यहाँ पे हो जाता है समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 100 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, धन्यवाद।